बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी देखी जा रही है और रिपोर्ट से ये साबित होता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भरपूर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान हुकूमत अपने वादों के बरक्स इस मामले को रोकने में आज तक नाकाम नजर आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं उसमें अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे वक्त में, इस कड़े वक्त में, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है वो है कौमी यकसुई, जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। वो शिकस्त इसी तरह से हुई थी कि पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी थी और जो कौमी हिमायत थी, अवामी हिमायत थी, उसकी मदद से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हमें बरसरे पैकार नज़र आते हैं। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पेशावर जो है जनरल हेडक्वार्टर्स में किया गया। क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है? एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं उसको लेके पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है? एक सियासी जमात कर रही है। पाकिस्तान में जो आइनी तकसीम अगर आप देखें मुख्तलिफ मौज़ूआत की, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, तो आइन में तकसीम कर दिया गया है कि वफाक ने क्या फ़ैसले करने हैं, सूबों ने क्या फ़ैसले करने हैं। हम एक जमहूरी तर्ज हुक्मरानी वाला मुल्क हैं और हमने इन फैसलों पर अमल दरामद में एक दूसरे के साथ ताउन कैसे करना है। हाल ही में अली अमीन गंडापुर साहब को वजारत आला से फारिग किया गया और जो उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी वो ये थी कि वो वफाक की रियासती पॉलिसी के साथ हम आहंग हैं, यानी कि हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुज़ाकरात से ये मामला हल नहीं हो पाया तो ये चार्जशीट दे के उनको फारिग कर दिया गया। नए वज़ीर आला जिनको नामजद किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी शख्सियत को लेके बहुत सारे वहमे और बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद वो जो पाकिस्तान अफवाज की हिमायत है अवाम में, उसके खिलाफ जाके किसी पॉलिसी को परसू करेंगे। ये मामला जाएगा किस तरफ, इस पे ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया ISPR की जानिब से कि किसी की सियासत, कोई शख्सियत रियासत से ज़्यादा अहम नहीं है। बड़ी ही संगीन चार्जशीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस जो है उसको कमज़ोर किया गया है और दहशतगर्दों को जगह दी गई है। ये गैप कैसे फिल हो रहा है? आर्मी चीफ कहते हैं कि इस गैप की कीमत हम जो कीमती जाने हैं वो कुर्बान करके अदा कर रहे हैं, बट इनफ इज़ इनफ, स्टेटस को अब नहीं चलेगा। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जी। जाहिद खान साहब सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सेंटर साहब आपके। इकबाल मोहम्मद आफरीदी साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। रोकड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, जिस ऑपरेशन की और जिस दहशतगर्दी को शिकस्त देने का मैं जिक्र कर रही थी इब्तदाई में, अब जाहिर है वो हालात आपने बड़े करीब से देखे हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान को उसी यकसोई की ज़रूरत है, लेकिन ये चार्जशीट बड़ी सख्त है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत गवर्नेंस को खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर किया गया। क्या वाकई आपके सूबे के साथ यही हुआ? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है तंजील। अगर आपको इल्म हो, 2008 में पीपल्स पार्टी और MPK के जब हुकूमत बनी तो वहां पे हमारे सूबे में हालात ऐसे थे कि पूरा मलाकन डिवीजन तकरीबन दहशतगर्दों के कब्जे में चला गया था। और चूंकि वो मुज़ाकरात थी, उस मुज़ाकरात में मैं इसलिए ताकि चूंकि मेरे इलाके से था सुप्रीम अहमद, अगर आपको याद हो, सुप्रीम अहमद को जेल से रिहा करने वाले मैं और हमारे साथ जो जगह हम थे, और हमने कोशिश की कि सुप्रीम अहमद को रिहा करके किसी तरीके से अगर बातचीत के जरिए मसले हल हो सकते तो लड़ाई झगड़े से इसको हम इज्तनाब करें। हमने उनको जब छोड़ दिया और वो चले गए तो उसने कुछ दिन के बाद धरना दिया, जो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया कि आपने ये तो कहा था, और उस बंदे ने तो फिर धरना दिया कि उसने हमसे माहिदा किया था कि वो अपना तहरीक चलाना चाहते चलाए, बेशक पुराना तहरीक वो तो हर एक पाकिस्तानी का हक है, लेकिन वो रोड ब्लॉक नहीं करेगा, सरकारी अफसर दफ्तर पे हमले नहीं करेगा। बदकिस्मती से उसने वो काम शुरू किया तो हम चले गए, बल्कि जब हम जा रहे थे तो रात को मेरा हुजर रात को उन्होंने उड़ा दिया था। तालिबान ने
रात को हुड्डा उड़ा दिया था, सुबह हमने मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे। जी। अब ये बदकिस्मती है कि उस वक़्त 2014 में जो एफएस का वाक़या हुआ, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी मिल बैठे और वो जो ऑपरेशन था वो तो कामयाब हो गया। इसलिए कामयाब हो गया कि ऑपरेशन तो नहीं था। पहले तो हमने मुज़ाकरात की कि मुज़ाकरात जब नाकाम होगी तो फिर ऑपरेशन की तरफ चले गए। और आपको याद होगा कि 3 महीने के बाद ऑपरेशन भी हुआ और वो लोग वापस सेटल भी हो गए। लेकिन उसके बाद जो एवीएस का वाक़या हुआ उससे वो हालात फिर बिगड़ गए। बात लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। जी, जी, प्लीज़। तो फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ गई जिसमें पीटीआई भी मौजूद थी और उसी वक़्त भी पीटीआई की हुकूमत थी पख्तूनख्वा में। जी, तो नेशनल ये एक्शन एक प्लान बना। डिसाइड किया गया नेशनल एक्शन प्लान बना। बदकिस्मती से उस नेशनल एक्शन प्लान पे आज तक अमल नहीं हुआ। वो रिवाइव किया गया 2021 में, लेकिन फिर भी उन्होंने आप मुझे बता दें कि एक देखिए जो सहूलतकार और मददगार की बात की गई थी आज तक किस पे अमल हुआ है? क्या जो लोग आते हैं उनको पता नहीं है कहाँ रह जाते हैं? क्या वो कोई आसमान से उतरते हैं और वो अपने दहशतगर्दी करके वापस तो नहीं चले जाते ना? सही। लेकिन जो सूबाई हुकूमत थी, जो हुकूमतें थी उनने उनका साथ नहीं दिया। किसका? नेशनल एक्शन प्लान की जिसकी ज़िम्मेवारी थी वो पूरा नहीं किया, जिसका खमियाज़ा आज ठीक, अच्छा भुगत ज़रा रहे ज़रा हैं। रुकिए। आज जो आप भी ICR कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने ताउन नहीं किया। इकबाल आफरीदी साहब, ज़ाहिर है जो सूबे में अमन व अमान की बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो तो सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, लेकिन जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है उसमें पाक फ़ौज फ्रंट लाइन पे लड़ रही है, पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पे लड़ रही है। अगर नहीं होगी सियासी यकसोई, अगर रियासत की एक पॉलिसी है और उसके साथ सारी सियासी जमातें और हुकूमतें खड़ी नहीं होंगी, तो इससे फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे फाटा में या बस्ती इलाकों में जितने भी अमात होते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान या पुलिस की, और ये एक बात कि ये फौज भी हमारी है, ये रियासत भी हमारी है। और अगर ये हुकूमत जो बैठे हैं पैराम 47 के जरिए, अगर उन्होंने हमारे से हुकूमत छीन ली है, रियासत हमारी है, ये तरीका रियासत है जिसकी क्या अगर आप 9/11 से लेकर वार एंड टेरर, आफरीदी साहब सॉरी मैं कतई कलामी कर रही हूँ सर, आपकी कनेक्टिविटी का इशू है, हम आपको दोबारा कॉल करें। जरा प्रोड्यूसर साहब दोबारा आफरीदी साहब को मिलाइए और उन्हें बताइए भी कि उनकी कनेक्टिविटी का इशू है, अगर वो अपना इंटरनेट स्विच कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। खुर्रम रोकड़ी साहब, जो इशू इस वक्त बना हुआ है उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत की कीमत पर सियासत कर रही है? अगर उनके खिलाफ ये चार्जशीट दी जाए तो ये दुरुस्त चार्जशीट आपको लग रही है? जिला इन्होंने, हम इसको ज़रा बड़ा सिस्टमैटिक देखें तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने दहशत गर्दों के लिए सिंपथाइजर्स पैदा किए। मेरी आवाज़ मुझे वापस लौट रही है, आई डोंट नो आप तक ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है सर। इन्होंने दहशत गर्दों के लिए इन्होंने सिंपथाइजर्स पैदा किए। एक तो है ना सहूलतकार, अनफॉर्चुनेटली सहूलतकारी पर ये सियासी जमात खुद उतर आई, नॉट ऑल ऑफ देम, मैं सारों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो मेन सेक्शन है जहां से ये पार्टी गवर्न होती है या जो इनकी सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिसी आती है या जहां से इनको असल ऑर्डर्स आते हैं, इन्होंने वहां पर सहूलतकारी भी की, अपने इदारों को कमजोर किया, और दूसरी तरफ इन्होंने दहशतगर्दी को बड़ा एक खूबसूरत नैरेटिव बना के पेश किया जिसमें आम पब्लिक के लिए विद इन देम और दीगर के लिए आप बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, पैदा किए। आप भी बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं एक ऐसी जमात पे जो दावा करती है कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात हैं। मैं अगर इससे भी आगे आऊंगा, इन्होंने सिंपथाइजर्स पैदा किए, और अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर हम इस पार्टी के अंदर टाइम गुजार चुके हैं और तबीयत जानते हैं। वो जो शख्स है जेल के अंदर, उन साहिब को ये मालूम है कि उनका जो फ्यूचर है वो खत्म है। अब उन्होंने इस पार्टी को भी अपनी सबसे ज्यादा नुकसान इस नॉमिनेशन के साथ और इस मौजूदा सूरत हाल में दहशतगर्दों की इयानत करने के जो कोवट इशारे हैं उनके साथ सबसे पहला नुकसान उन्होंने अपनी पार्टी का किया, जो पार्टी है
वो तमाम संजीदा सियासतदान जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अपने कौम कबीलों से मोहब्बत करने वाले, अपने इलाकों से मोहब्बत करने वाले, उन तमाम के लिए एक बहुत गहरी खाई तैयार कर दी है। अब इस नॉमिनेशन का मकसद सिर्फ एक है, क्या केपी के अंदर इनके पास अच्छे लोग मौजूद नहीं थे? इनके पास बेहतरीन चेहरे मौजूद थे जो केपी को बहुत अच्छी गवर्नेंस दे के केपी को अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। पर वो जो केपी को अपग्रेड करना था, रोकड़ी साहब मैं कलामी कर रही हूँ, जो केपी को अपग्रेड करना था वो तो अली अमीन गनापुर साहब से भी नहीं हुआ। मैं जरा आपका भी ऑडियो का इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लूँ, हम एक ब्रेक लेते हैं। सेंटर जाहिद साहब आपके पास मैं वापस आती हूँ, रोकड़ी साहब आप इसी पॉइंट यही से कंटिन्यू करते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद आफरीदी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है क्योंकि इंटरनेट उनका बुरा था, सो वी वांटेड कि क्लैरिटी के साथ वो बात कर पाएँ, बट अभी तक वो वापस नहीं आए। हम राब्ता उनसे कर रहे हैं क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम है इस मौजू पे। लेकिन रोकड़ी साहब आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सेनेटर जाहिद साहब की तरफ जाती हूँ। जी तंजीला, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो तो एक तरफ, अब ये जो नॉमिनेशन इसने की है जेल से बैठ के, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ही नोज कि उसकी अपनी गेम ओवर है और वो अब अपनी पार्टी को और उन तमाम वज़रा को या उन एमएनएज़ को जो इंजॉय उसके मुताबिक इंजॉय कर रहे हैं और उसके वोट पर बनकर आकर वो मुल्क के अंदर कोई एहतजाज या जलाओ घेराव नहीं कर पा रहे, अब ये अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर रहा है और उन तमाम संजीदा सियासतदानों को जो उस पार्टी में रह गए हैं, सबसे बड़ा इशू उनके लिए है। उसके बाद ये वाला नॉमिनेशन इशू है केपी के लिए और उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसने अब ये तहिया कर लिया है एंड ही नोज इट। तमाम को मालूम है कि जो नई नॉमिनेशन है वो ना दफ्तर चला सकती है, ना उसको किसी गवर्नेंस का पता है, ना उसको ये मालूम है कि वज़ीर आला होता क्या है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दिया गया है कि जिस दिन वो ओथ लेगा उस दिन वो यलगार की कॉल दे देगा और वो वजीर आला से एक कमांडर का रूप धारने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़का है। उसकी और उसके सीवी के अंदर खतरनाक नक्शा खींच रहे हैं। जाहिद साहब से जरा पूछ लेते हैं। जाहिद साहब क्या मैं आपको जी मैं जाहिद साहब आपको भी इस नॉमिनेशन से ऐसे लग रहा है क्योंकि इस नॉमिनेशन को लेके बहुत सारी बातचीत हो रही है। ये स्टूडेंट फेडरेशन के पीटीआई के सदर रहे हैं आफरीदी साहब, अभी इनको जो है कुछ अर्सा पहले हायर एजुकेशन कमीशन का कलमदान दिया गया था, तो वैसे पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है कि ऐसा करेंगे जो खुर्रम रोकड़ी साहब कह रहे हैं? देखिए, एक तंजीला बात यही है कि एक तो ये नया बंदा है, ये इसने पहले कभी सियासत भी नहीं की, ना कभी काउंसलर बना, पहले बार एमपीए बन गया है और हमारा सुबह जो इस वक्त जितना मुश्किल से गुजर रहा है, मैं एक बात बता दूं, वो भाई मेरे ख्याल में चला गया, उसने एक बात की कि हुकूमत चोरी का आया हुआ है। बेटे भाई, हुकूमत की बात नहीं है, इस वक्त रियासत की बात है। रियासत को बचाना है। जब रियासत बचेगा तो आप भी हुक्मरान होंगे, अपोजिशन भी होंगे, तूफा में हुक्मरानी भी करोगे। जब रियासत आपका बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद तो आपको क्या चीज मिलेगा। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये कहते कि जब तक आपने अनरशिप न लिया हो, कोई भी ऑपरेशन या कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग कामयाब नहीं हो सकती। आपके फोर्सेस तब लड़ते हैं जब उसके साथ आवाम है। मैं आपको वाकया बताता हूँ कि स्वात के आवाम से जब हमने बात की कि आप हमारे साथ दे, हम इसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्यों कि ये लोग जो लोग इनका मुतालबा था वो अभी हमने मान लिया, शरीयत उनको नाफिज कर दिया, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो लोग पहले हमें कहते थे कि जी आप पे यकीन हमें इसलिए नहीं है कि ये जो चेक पोस्ट है ये आर्मी का है और ये चेक पोस्ट जो है वो उसके तालिबान का है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं और जब हम जाते तो हमारे दोनों तलाशी लेते हैं। जब हमने उसको तासुर दिया कि जी हुकूमत कड़ी रहेगी और हुकूमत साथ होंगे और इंशाल्लाह हम करेंगे, तो कामयाबी हुई। अभी लेकिन जो आप कह रहे हैं जाहिद साहब, अली अमीन गनापुर साहब के पास भी कोई तजुर्बा नहीं था, वो भी पहली बार सीएम बने थे। मरीम नवाज साहब के पास भी कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था, वो भी कितने बड़े सूबे की पहली बार वजीर आला बनी है। सो फर्स्ट टाइमर होना तो मेरा ख्याल है इतना बुरा नहीं है।
नहीं, मैं अभी उस पे अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये जो बता दूं कि जो सूरत-ए-हाल सूबे का है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। मसला यही है कि जब 2013 में ये लोग कामयाब हो गए, अभी इमरान खान का कुछ अर्सा पहले भी बयान आया था कि जी मैंने अपने लोगों को नहीं मरवाना है, जिस तरह एनपीए और पीपल पार्टी के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा था, क्योंकि वो जब ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे, जब अब दहशतगर्दों के खिलाफ जब एक्शन लिया जा रहा था, तो एनपी के कारकुन और पीपल पार्टी के कारकुन साथ खड़े थे, इसलिए उनके ऊपर भी अटैक हुए ना। मेरे भाई को 6 गोलियां लगी है, मेरे गार्ड शहीद हुआ, मेरे हुजरे के ऊपर आए, मेरा हुजरा उड़ा दिया। इस तरह सारे की यही सूरत हाल है। अब वो जो बात है कि 2013 में तो ये चीजें नहीं थी ना। 2013 में जब आए तो इमरान खान ने कहा उसको परवेज खटक को कि आप इन दहशतगर्दों के लिए पेशावर में ऑफिस खोल ले। आप मुझे बता दें कि जब आपने इतने हमदर्दियां उसके साथ रखते हैं, तो फिर आप कैसे बात करते हैं कि इस वक्त हुकूमत छोड़ के बैठे। आप भी वही बात कर रहे हैं जो रोकड़ी साहब कह रहे हैं। रोकड़ी साहब, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर तालिबान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, मतलब आप लोग कहते हैं बहुत सारी बातों पर उन्होंने यू टर्न लिए हैं, लेकिन जो उनकी प्रो तालिबान सोच है उस पर उन्होंने कभी यू टर्न नहीं लिया, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर की बात हो या पाकिस्तान के अंदर की बात हो। ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन में आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखें पॉलिटिक्स की, तो आपको नहीं लगता कि एक बार पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के लिए, आपको याद होगा, कुछ बयानबाजी की गई थी नून लीग की जानिब से, फिर वो मामला वहीं पर रुक गया। अब आप लोग ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की है। ये एक ऐसा जुर्म है जो आइन और कानून के मुताबिक नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफी जुर्म है। तो क्या क्या होगा इस जमात का, क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? अच्छा तंजीला, इमरान प्रो अफगान तालिबान नहीं है, ये जहन में रखिए। अच्छा, इमरान प्रो टीटीपी है। इमरान प्रो उन ग्रोहों की है जो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। आप उसकी पूरी पॉलिसी देखिए। जब उसने टीटीपी के साथ निगोशिएट किया तो उसने तालिबान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि उसने डायरेक्ट निगोशिएट किया इन दहशतगर्दों के साथ जो पाकिस्तान के थे। उनको इसने पूरा फ्री हैंड दिया, उनको ये वापस लेके आया और हीनियस क्राइम के 100 से प्लस बंदों को इसने आजाद किया। इमरान परले तालिबान अफगानिस्तान की हद तक उसकी नफरत रहेगी। अब हम उसको अंदर से जानते हैं वो क्या है। वो प्रो बीएलए है, वो प्रो टीटीपी है। अब ये जो मौजूदा उसकी चॉइस है, ये उसका आखिरी वार है। जैसे वो कहते हैं ना कि फलाने ने खुदकश हमला कर दिया, ये उसका खुदकश हमला है। वो अपनी पार्टी को भी अब खत्म करना चाहता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो जेल के अंदर पड़ा और उसका फ्यूचर भी ना हो और कोई और चीफ मिनिस्टर हो और कोई एमएनएज हो और मिनिस्टर्स हो। नहीं, इसकी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, मैं जरा वो भी पूछ लूं। सेनेटर साहब, आपकी जमात के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे भी हमने कहा है और बाकी जमातें मिल के कोई हुकूमत साजी की कोशिश करेंगे। आप लोग कोई ऐसी कोशिश? क्योंकि 2-3 बार ऐसे मौके आए जब आपने हमेशा कहा कि उन्हीं का राइट है, उन्हीं के पास मेजॉरिटी है, वो इन हाउस तब्दीली करें। देखिए जी, अब वो इसलिए नहीं रहा, वो मसला इसलिए उस तरह सलामत नहीं रहा कि जब इमरान खान ने अपने पार्टी के ऊपर वार किया, और इमरान खान की पार्टी कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक पार्टी नहीं है इस वक्त। और ऊपर से वो अभी इलेक्शन कमीशन ने वो सारे मेंबर्स को आजाद कर दिया। वो अभी वो तो कहते हैं ना, वो है नहीं, मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाती हूँ। वो कहते हैं हम तकसीम हुए नहीं, तकसीम किया गया। आपने एक जमात को दीवार के साथ लगाया है, आपने उनके खिलाफ साजिशें की हैं, आपने उनसे बल्ले का निशान लिया था, इसलिए इतने हिस्से बन गए ना। देखिए जी, वो अगर जो भी हुआ था ना, आपको याद होगा कि हमारे साथ जो, मैं तो खैर उस वक्त नहीं था, मुस्लिम लीग के टिकटे जो लोग सेनेट में इलेक्ट हुए थे उसको आजाद करवा दिया था, वो याद नहीं है? जी याद है, बिल्कुल। एक बंदा बाहर बैठा हुआ था, उसको सजा सुना दिए। ये चीजें तो ये कोई बात मानी नहीं मानी। इससे ये चीज रखती है कि अभी जो उनके लोग मौजूद है उसमें कई की ग्रुप है। पहले 1 2 3 4 ग्रुप होते, अभी वो वाला गाना, इंडिया वाला गाना कि मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इधर इस वक्त सूरत हाल उनका यही है। अब वो अगर वो आते खुद अपोजिशन को कहते कि जी आप लोग मिल जाए और हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर मुझे बता दे कि उसमें अपोजिशन के क्या हर पार्टी कोशिश करती है कि मेरी हुकूमत बन जाए। और क्योंकि अभी आजाद है, वो खरीद फरोख्त वाला चक्कर है नहीं। लेकिन आपकी जमात के लोग भी तो कंफ्यूज है ना। एक वफाकी वजीर कह रहे हैं कि उन्हीं का राइट है, एक कह रहे हैं हम करेंगे। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। इस मामले का हल क्या है?
नॉमिनेशन के ऊपर तो एक रिजर्वेशन का इजहार कीजिए। जायद साहब इसी पॉइंट पे जरा रुकिएगा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे कि दोनों मेरे मेहमान कह रहे हैं कि पीटीआई के पास अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की जो नॉमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रही है। रोकड़ी साहब, मैं ये भी सोच रही थी कि अली अमीर गड्ढापुर साहब की जो पोजीशन थी पार्टी के अंदर और जो उनके कंडक्ट के ऊपर लोगों को एतराज़ात थे, जुनैद अकबर जैसे लोगों को, तो उनको कंटेस्ट तो और लोग कर रहे थे। तो ये आउट ऑफ नोवेयर सुहेल आफरीदी साहब का नाम जो है वो कैसे, उनके नाम का कुरा कैसे निकला है कि वो वज़ीर आला होंगे? तंजीला, इस पार्टी के अंदर पूरे कुछ ग्रोह ने अली अमीन को हटाने के लिए हर कोशिश की। इवन मौलाना फजल रहमान खान के पास जाकर बैठे और उन्होंने कहा कि आप भी अगर हमारे साथ मिल जाए तो हम अली अमीन को हटाएंगे। और हुआ क्या उनके साथ, वो तो भुगत रहे हैं खुद इस वक्त, बल्कि उनके लिए खतरा बन गया। इस शख्स की नॉमिनेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया के ऊपर हुई है, ये मुराद सईद का समझ लें कि राइट हैंड है, और इसकी सीवी के अंदर सिर्फ एक चीज मौजूद है कि ये जलाओ, घेराओ, पथराओ, गालियां और इन तमाम चीजों को लेके चलेगा। फिर ये खैबर के उस एरिया से है जिसमें आज से 10, 15, 20 साल पहले आप देखेंगे तो वहां पर एक निहायत खतरनाक सेक्टेरियन वायलेंस हो चुका है। अब इसको जोड़िए सवात में फजलुल्लाह नामी एक शख्स के साथ कि जिसके रेमिनेंट्स मौजूद हैं और वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसको जोड़िए एहसानुल्लाह एहसान की उस स्पेस के ऊपर जिसमें आदिल राजा जैसा आदमी बैठकर टीटीपी के बदतरीन शख्स के साथ वो स्पेस कर रहा है और अलायंस कर रहा है। इस चैप्टर को ये ना सोचिए कि ये को गवर्नेंस करने आया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, और उस टारगेट के लिए इसको मालूम हो गया है इमरान को कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जिस हद तक गंडापुर कर सकता था, मैं आपसे पूछूंगी कि जो पॉलिटिकल लोग प्रेफर करते हैं, अब वो क्या चॉइसेस उनके पास पीटीआई के अंदर रहते हुए क्या रह जाती हैं? क्योंकि जाहिर है पार्टी लीडर की पॉलिसी कोई परसू करेगा, आप किसी को भी लगा दें वजीर आला, किसी को वजीर बना दें। जाहिद साहब, आपको नॉमिनेशन ये हैरतनाक नहीं लगी एक यंग लड़के को एक इतने सेंसिटिव हालात में, जहाँ पे हम जो इंडिया की जानिब से भी जारियत का सामना कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ऐसे सेंसिटिव मौके के ऊपर उसको आपने वजीर आला नामजद कर दिया? अब फिर एक ऐसे सूबे में जिसमें पहले से ये इतना शोरश है कि देखिए कल भी हमारे जवान शहीद हुए, आज एसपीआर वाले, देखिए एसपीआर वाले, मुझे तो याद नहीं है लेकिन पहले बार मुझे लग रहा है कि पेशावर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी जो दुख और दर्द था उससे नजर आ रहा था, क्योंकि जब वो बात कर रहा था तो उसको परेशान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ऐसे बंदे को जिसको बिल्कुल पता ही नहीं हो और आप लेके आ रहे हो तो किसी और मकसद के लिए, जिस तरह रोकड़ी साहब कह रहे, क्योंकि ये तो साथ उनके रहा है तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन इमरान खान तो वो काम हमेशा के लिए करता है जिससे नुकसान हो, जिससे मुल्क को फायदा ना हो, मुल्क को नुकसान हो, ऐसे काम वो करता है। अब मुझे आप बता दें कि इस वक्त उसकी क्या जरूरत थी? वो एक तो रुकनी साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये मुराद सईद क्या चीज है कि नजर नहीं आता है हमारी एजेंसीज को? ये या इधर है या अफगानिस्तान में है या कि हिंदुस्तान में है, ये है किधर कि ये नहीं पकड़ा जाता है? अगर वो उसका मोहरा है और उसने इतने सारी चीजें किए तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो बड़ी इस वक्त खराबी है हमारे सूबे में, ये जो रुकनी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही बात कही कि कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे है कि वो हार्ड लाइनर्स है और वो लोगों को, आपके पंजाब से जो लोगों के ऊपर केस बनते वो आते, वो भी उधर पनाह ले लेते हैं। एक हमारे अदालत भी उनका साथ देते हैं। दूसरा ये कि वो लोग एक दूसरे को छुपाते हैं। और तो सर, अब आप इसका रास्ता कैसे रोकेंगे? अब ये तो देखे ना सबाबदीद है जमात की कि वो किसको वजीर आला बनाना चाहते हैं, आप लोग क्या करेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहता था। मुझे अभी प्रोग्राम से 1 घंटा पहले जो लीडर अपोजिशन है वो हमारे पार्टी का है, वो डॉक्टर इबाद, जो अमीर मुकाम साहब का भाई है, तो वो लोग वो कह रहे थे कि अभी मौलाना फजल रहमान से मीटिंग कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए वो तैयारी कर रहे, कामयाबी या नाकामी तो अपनी जगह भी होती है, लेकिन वो अपनी तैयारी कर रहे। वो एक बंदा खामखा इसके मुकाबले में लेके आएगा अपोजिशन, और उम्मीद है मुझे जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ इस वक्त, जो सूरत हाल उधर देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लड़का मुश्किल से बनेगा।
वो अपोजिशन जिस बंदे ठीक को है। भी ले आएगा, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वो पीटीआई का मौकफ भी जरूर शामिल कर लूं। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, कानूनदान भी इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अजहर सिद्दीक साहब, आप किस तरह से देखते हैं सारे मामले को, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन को लेके एक शोर है और उस शोर के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कोई वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया कि रियासत की पॉलिसी के मुतसादिम नहीं होंगे सुहेल अफरीदी साहब। कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं दी एक ऐसे सूबे में जहाँ पे दहशतगर्दी का बड़ा मसला है, जहाँ पे बड़ी शोरिश है। क्या कहेंगे आप? सर, छोटी सी एक बात अर्ज करूंगा जी आप लोगों के सामने। क्या अफरीदी एक क्रिमिनल है? क्या वो इश्तिहारी है? या उसके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? जिस मुल्क में मरियम सफदर वजीर आज़म बन सकती हैं, तो उसमें क्या है? यानी मैं तो, कई लोग हैरान होते हैं कि एक चरवाहा है। आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु का पेशा क्या था जी? अब जरा सोचिए तो, मैं तो हैरान होता हूँ इन बातों पे। देखिए अभी फिलहाल देखें, आप जब याद रखिएगा, आपकी अपनी पॉलिसीज अपनी जगह हैं। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट के साथ आपको लेकर चलना है और उन हालात और वाकयात को देकर चलना है। हम सिर्फ प्रिजम्पशन के ऊपर तय कर लें। लेकिन दूसरा अच्छा, ना, आपसे तो बेहतर खैर कोई नहीं जानता। मेरे इब्तदाई में भी आप जरा अभी आपने हमें ज्वाइन किया, मैं यही कह रही थी कि आपकी रियासत के आइन ने जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक कंकरेंट लिस्ट बना के उसको डिवाइड कर दिया है। तो जो खारजा पॉलिसी है ज़ाहिर है वो वफाक ने तय करनी है, वो मरकज़ ने तय करनी है। तो ये क्या नई रस्म डालने की कोशिश है कि खारजा पॉलिसी को डिक्टेट किया जाएगा और उसमें अपना जो एक सूबे में हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज आप कर देंगे? ये ना हो कि केपी की हुकूमत आप लोगों के हाथ से चली जाए। अभी सेनेटर जाहिद साहब कह रहे हैं बैठे हुए हमारे प्रोग्राम में कि शायद मुश्किल हो बनना इनका। देखिए मैं हैरान होता हूँ जाहिद साहब का, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हर कोई इमरान खान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चीजों को डालने की कोशिश। पाकिस्तानी तारीख बोल के तालिबान किसने पैदा किए थे? कोई इमरान खान ने पैदा किए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किए? जिन लोगों ने पैदा किए उनके गिरबान जाकर पकड़े और सोचें इन सारे हालात और वाकयात में हम खड़े कहाँ आकर हो गए हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि खारजा पॉलिसी का, या यानी आप एक दूसरे को एक्यूज क्यों करते फिर रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये वाले इशू पे कभी आपने सीरियस डिस्कशन पार्लियामेंट में करने की कोशिश की है? कभी पार्लियामेंट में आकर आप बैठकर बात की है? अच्छा, वो जो आपका जो बुनियादी सवाल है रोकड़ी साहब, आप भी इस पे जवाब देना चाहें तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई क्रिमिनल थोड़ी है, उसके ऊपर कुछ चार्जशीट है उसके। जाहिद साहब आप भी कहना चाह रहे हैं कुछ? जी पहले जाहिद साहब आप बोल दीजिए, फिर मैं रोकड़ी साहब तरफ जाती हूँ। मैं सिर्फ ये अजहर साहब से, वो साहब है उसके पास तो बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी पैदा किए, लेकिन फिर सपोर्ट किसने किया वो बात होती है। अगर पैदा जिसने भी किया था, हमने भी मुखालिफत की थी, बहुत सारे लोगों ने मुखालिफत की थी, और यहाँ तक कि हम फिर उनके लिए लड़े भी, उनसे लड़े भी, हमने अपनी शहादतें भी दिए। लेकिन बात यही है कि उसके बाद उसके बाद अगर इमरान खान को कुछ आज लोग कुछ कहते हैं तो उसकी वजह यही है कि उसने आज तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? टीटीपी वालों को। तो जिसपे हम इस चीज को हमें नागवार गुजरता है, क्योंकि उन्हें हमारे लोगों को मारा, शहीद किया। 1200 लोग तो हमारे शहीद हुए हैं। बाकी फौज की छोड़ दो, पुलिस की छोड़ दो। तो हम जब आप कोई भी नरम बात उसके लिए नरम गोशा रखेंगे तो जाहिर है आपका पॉइंट भी आ गया। रोकड़ी साहब आप बोलिए जरा, फिर मैं अजहर साहब से भी एक लास्ट कमेंट ले लूं। जी रोकड़ी साहब। तंजीला, मैं ये कह रहा हूं कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि मैं हैरान हो रहे हैं। इनको हैरान होना चाहिए कि एक आदमी नॉमिनेट हो रहा है जिसका कोई पॉलिटिकल मुशावरत नहीं हुई है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई किसी सीसी की मुशावरत नहीं है, ना उसके पार्टी के चेयरमैन की मुशावरत है, कोई किसी पॉलिटिकल आदमी को पूछा नहीं गया कि तुमको बंदा सजेस्ट करो, और अंदर से जेल से चिट आती है इस नौजवान लड़के की। अजहर क्योंकि सदीक साहब पंजाब के हैं और इनको केपी की सूरत हाल का बिल्कुल इल्म नहीं, और फिर इनको जो ट्राइबल एरिया की सूरत हाल है उसका मुझे लगता है कि आज तक ही वहां पे गए भी नहीं होंगे। इसको जिस जगह से मैंने, जैसे मैं पहले कर रहा था, मैं जोड़ता हूं बात को, मैं मंगलबाग को जोड़ता हूं साथ, मैं फजलुल्लाह को जोड़ता हूं साथ, मैं उन रेमिनेंट्स को जोड़ता हूं साथ, मैं जैसे जाहिद साहब कह रहे हैं रोकड़ी साहब कि अगर प्रॉब्लम कहीं पैदा हुई है तो उसको खत्म। अगर मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चालूं अजहर साहब के, रियासत ने आज ये फैसला किया है जो भी माजी की गलतियां उनको एक साइड पर रखते हुए कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होगा, तो जितने भी रियासती इकाइयां हैं उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि रियासत के साथ खड़े होंगे या रियासत के खिलाफ खड़े होंगे? अच्छा, पहले तो मैं हैरान होता हूँ, हम रियासत की डेफिनेशन समझ नहीं पाए। ये हुकूमत पाकिस्तान आकर सामने बैठी है
और रियासत की डेफिनेशन को उस तरह लेकर चले। किसने कहा है कि अब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? जितनी कुर्बानियां दे रही है और जितने हालात और वाक़े देकर दहशतगर्दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। किसने ये कह दिया बैठ कर कि ऐसा हो गया कि नहीं? हम ठीक है, यानी मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ बड़े अदब के साथ। आप आईने पाकिस्तान उठा के बाहर फेंक दी, 62 और 63 आर्टिकल मौजूद हैं, इलेक्शन एक्ट आपके पास मौजूद है। मुझे बता दें उसके तहत, यानी वजीर आजम अगर वजीर आला बनना है, वजीर आजम बनना है, तो ये किसने, आज जिस मुल्क में इश्तिहारी बन सकते हैं यहाँ अगर, जिस मुल्क में आकर करप्ट और वो लोग सारे तारीखी तौर पर हम देखते आए हैं, क्या बातें होती रही हैं। मैं आपकी बात से सिर्फ एक नुकता पिक कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, किसने कह दिया? आई नो के टॉपिक ऐसा। जाहिद साहब, लास्ट एक वर्ड सर, जाहिद साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर आप उसको सपोर्ट करें ना। आपकी जो वज़ीर आला था वो कर रहा था, तो आपने कहा था डिक्टेशन ले रहा है, डिक्टेशन नहीं थी। भाई साहब ये बता दें अभी तक क्या हुआ है, अली बिन गंडापुर के दौर में क्या हुआ है? मैं तो हैरान होता इस बात को सामने रखते हुए। फैक्ट्स कमेटी का जब मीटिंग होती है तो उसमें वज़ीर आला बैठता है, तो कमांडर बैठता है। अच्छा जी, वक्त क्योंकि खत्म हो गया। आई नो जाहिद खान साहब आपके लिए भी बड़ा ये दिल के करीब है मौजू। मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब शुरू में थे, अजहर सिद्दीक साहब और जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।